हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ये एपिसोड 2 है। ठीक है, एपिसोड 2 कह सकते हैं कि पहला में हमने डिस्कस किया था बिम्स्टेक के बारे में और ये दूसरा है। तो आप इसे समझेंगे इजी लैंग्वेज में और स्टार्ट करते हैं। सार्क जानेंगे इसका रिलेवेंस क्या है और एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो ये यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इसका महत्व है। साथ ही साथ अदर एग्जाम्स जो पीसीएस हैं और वनडे एग्जाम में इनके कुछ वैसे फैक्ट हैं, तो आप इसे देख सकते हैं और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रो के बारे में कि सार्क का इंट्रो। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, अब इसके फुल फॉर्म में ही इसका ऑब्जेक्टिव छुपा है, तो आप यहीं से इस बात का ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं कि रीजनल कोऑपरेशन करते हैं। अब कोऑपरेशन तो एक ही सेक्टर में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में होगा। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड में होगा, कम्युनिकेशंस में होंगे, हेल्थ में होंगे, डिफेंस में होंगे, ये सारे तरह के कोऑपरेशंस होंगे। एंड इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो सार्क चार्टर को साइन किया गया था 1985 में दिसंबर 8, और ये ढाका में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसका हेडक्वार्टर और जो सेक्रेटेरिएट है वो है काठमांडू में। काठमांडू कहाँ है? नेपाल की राजधानी है, आप सबको पता होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रख सकते हैं। इसके टोटल मेंबर कितने हैं तो उसे देखते हैं। टोटल जो मेंबर हैं इसके 8 मेंबर हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। एंड अफगानिस्तान इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ सार्क, तो इसे आप याद रखेंगे, ये न्यूएस्ट मेंबर है इसका। ओके, कब बना था ये? 2005 में बना था, जब इसका 13th एनुअल समिट हुआ था सार्क का। 13th एनुअल समिट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो नाम याद रखेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बिम्स्टेक, तो कुछ ऐसे मेंबर हैं जो कॉमन हैं इनके बीच में। बिम्स्टेक में भी हैं और शार्क में भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से मेंबर हैं आप उसे देखेंगे। ठीक है, तो आप बिम्स्टेक वाला देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इसका रिलेवेंस क्या है। रिलेवेंस ही बात करें, ओके, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या है सार्क का, क्यों इम्पोर्टेंट है ये वर्ल्ड लेवल पे। अगर ये वर्ल्ड है तो पूरे वर्ल्ड का जो जोग्राफिकल एरिया है इसका 3% कवर करता है सार्क रीजन। 21% जो है वो है पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन का 21% पॉपुलेशन आपको सार्क देशों में मिलेगा। जितने 8 देश हैं इन सबके पॉपुलेशन को मिला देंगे तो ये 21% हो जाएगा। ओके, और बात करें पूरे वर्ल्ड जीडीपी में सार्क कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो ये 3.8% कंट्रीब्यूट करते हैं। इट मीन्स 2.9 यूएस ट्रिलियन डॉलर या फिर 2.9 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। जितने भी सारे ऑर्गेनाइजेशंस और भी इस तरह के हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसी ऑर्गेनाइजेशन का पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरियाज हैं। ओके, एंड जो सार्क कंट्रीज हैं इनके इंटरेस्ट जो हैं वो कॉमन है, ट्रेडिशंस कॉमन है। ठीक है, कॉमन ट्रेडिशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इनके इंटरेस्ट, बहुत सारे इंटरेस्ट हैं कॉमन, जैसे कॉमन ट्रेडिशंस, ड्रेस, फूड एंड कल्चर, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके बीच में कॉमन है। अब जितने भी सारे कंट्रीज हैं इनके प्रॉब्लम्स भी एक जैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे पॉवर्टी प्रॉब्लम है, इलिटरेसी, माल न्यूट्रिशन, नेचुरल डिजास्टर, इंटरनल कन्फ्लिक्ट हर जगह है। इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, हर जगह इंटरनल कन्फ्लिक्ट कुछ ना कुछ चलता रहता है। इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, हालांकि इंडिया तो अभी इन सब में देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। हम लोग गगनयान और मंगलयान के बारे में बात करें, लेकिन कुछ और भी ऐसे कंट्री फिर भी अमेरिका और रूस जैसे देशों से अभी बहुत पीछे हैं। तो कह सकते हैं कि वी आर लेगिंग इन इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ओके, लो जीडीपी, और वैसे भी कोविड के टाइम में सबका जीडीपी लो गया, चाहे वो अमेरिका रहे चाहे रूस हो, हर किसी का कमर टूटा है इस कोविड में। एंड जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो काफ़ी पुअर हैं। तो ये चीज़ें हैं, और अगर ये सारी चीज़ें आप इसे मेंस में लिख सकते हैं। लेकिन मेंस में जो चीज़ें लिखी जाती है, जो रिसेंट कोई समिट अभी होगा अगर, ठीक है, तो उसके जो फाइंडिंग्स आएंगे तो उनको
कोट करना जरूरी है। और ये सब तो इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें तो आपको लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि सिर्फ सार्क के बारे में आप लिख क्या सकते हैं, ठीक है। हर एक अलग अलग कंट्री का तो गाथा लिखा नहीं जा सकता इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ मैप के हिसाब से आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेपाल का ये काठमांडू है, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, और ये सब कंट्रीज हैं, बांग्लादेश ढाका, ठीक है। यहाँ पे ही बना था ये 1985 में, बता दिया। ये अपना श्रीलंका है। इधर ये पूरे वर्ल्ड का 21% पॉपुलेशन, 3% जोग्राफिकल एरिया हो गया, एंड 3.8% GDP, वर्ल्ड GDP, और 5 ब्रॉड स्फेयर्स हैं जिसमें सारे कंट्री जो इन्होंने जो एग्री किया इन्होंने उस पर काम करने का साथ में, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ पे लिखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये है ट्रांसपोर्ट, यू कैन नॉट, ओके, एंड ये है मेट्रियोलॉजिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। एंड ये है रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एंड आखिरी वाला है पॉपुलेशन एंड हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज। तो ये हमारे 5 सार्क कंट्रीज के 5 ये महत्वपूर्ण एरियाज हैं जिसपे ये साथ में काम करने के लिए, ये आपस में सहयोग करने के लिए ये तैयार हुए हैं। अब बात करते हैं कि ये इंडिया के लिए रिलेवेंट क्यों है। बिम्स्टेक में मैंने बताया था कि सार्क का रिलेवेंस कम हो रहा था, तो इसमें बेसिकली प्रीलिम्स के व्यू से देख रहे हैं चीज़ें, इसको और भी एलेबोरेट किया जा सकता था। बस यहाँ पे आप 2 पॉइंट समझ लें कि सार्क इंडिया के लिए रिलेवेंट क्यों है। इसलिए रिलेवेंट है, पहला कि बिम्स्टेक जो है वो सार्क को रिप्लेस नहीं कर सकता है, ओके, नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सार्क कंट्रीज है इनके कॉमन इंटरेस्ट है, इनके प्रॉब्लम्स भी कॉमन है, जबकि बिम्स्टेक, ठीक है, तो ये चीज़ें होंगे। तो यहाँ पे कुछ लैक ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, इन सब चीज़ों को इसमें मेंशन कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो बिम्स्टेक है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है किस पे, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन पे, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन पे करता है। तो इस वजह से ये साउथ एशिया के लिए इनएप्रोप्रिएट है। तो इस वजह से इसे इंडिया, मेरे ख्याल से इंडिया को रिथिंक करना चाहिए, रिकन्सिडर करना चाहिए, क्योंकि हम बिम्स्टेक को सार्क का ऑल्टरनेटिव ऐसे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सार्क से पीछे क्यों हट रहे हैं, उसमें एक जो सर का दर्द है पाकिस्तान, तो इनकी हरकतों से काफ़ी खासकर इंडिया को ये हमेशा परेशान करता रहता है, चाहे बॉर्डर पे सीज फायर हो, टेररिज्म, इस तरह से चीज़ें इनके होते रहते हैं, इनके इस तरह के एक्टिविटीज़। तो इस वजह से इंडिया के साथ, हालांकि इसमें इंडिया के साथ बहुत सारे कंट्री हैं जैसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये सब कंट्री, अफगानिस्तान, लेकिन इसका भी रिलेवेंस बना होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें, ये मतलब एक तरह से इसमें कॉमन और म्यूचुअल कोऑपरेशन देखा जाएगा, तो इस वजह से हम इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर अच्छी लगे तो जैसे आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, एंड चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्दी मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ऑसम डे।